बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। मैं हूं मलिक सुफियान और हम स्टार्ट कर रहे हैं। आज हमारा 17 लेक्चर है। आज हमारी क्लास को 17वां दिन है और हम लोग डिस्कस कर रहे हैं ऑर्गेनिक केमिस्ट्री का एक बड़ा ही इम्पोर्टेंट चैप्टर है स्टीरियो केमिस्ट्री। इंट्रेंस एग्जाम हो, यूनिवर्सिटी एग्जाम हो, कम्पिटेटिव एग्जाम्स हो, एकेडमिक एग्जाम्स हो, स्टीरियो केमिस्ट्री की बड़ी इंपॉर्टेंस है। अगर आपको स्टीरियो केमिस्ट्री नहीं आती तो आपको ऑर्गेनिक कहाँ आती है भला। तो इसलिए स्टीरियो केमिस्ट्री की बेस बहुत ज़्यादा मजबूत बनानी चाहिए ताकि आपको ऑर्गेनिक केमिस्ट्री में इंटरेस्ट पैदा रहे। ये हमारा सब्जेक्ट स्पेशलिस्ट के हवाले से क्रैश कोर्स हमारा चल रहा था। यही कोर्स हमारा लेक्चरशिप के लिए भी है, क्योंकि केमिस्ट्री तो सब में सेम ही रहती है। कंटेंट चेंज नहीं होते, कॉन्सेप्ट चेंज नहीं होते। केमिस्ट्री केमिस्ट्री ही होती है, चाहे पीपीएससी में पढ़ें, चाहे पीएमएस में पढ़ें, चाहे सीएससी में पढ़ें। हाँ, हमारा लेवल थोड़ा सा चेंज हो जाता है कि हम मल्टीपल चॉइस का के हवाले से आप प्रिपरेशन कर रहे हैं या सीएसएस के हवाले से, थोड़ा बहुत इसमें डिफरेंस आ जाता है कि हमें सीएसएस में ज़्यादा डिटेल में पढ़ना पड़ता है और पीपीएससी में हम कोशिश करते हैं कि हमें एमसीक्यूज कम अज़ कम के हवाले से हम उसको प्रिपेयर कर लें, बेसिक चीज़ें देख लें, ज़्यादा डिटेल में ना याद करें। तो स्टीरियो केमिस्ट्री की मैंने बेसिक टर्म्स वगैरह आपके सामने डिस्कस की थी इसके पार्ट 1 में। ये हमारा पार्ट 2 है स्टीरियो केमिस्ट्री का। इसमें हम डिस्कस करने वाले हैं रिलेटिव एंड एब्सोल्यूट कॉन्फ़िगरेशन। ये अब क्या है, हमारी कॉन्फ़िगरेशन है, उसको नाम देते हैं, उन स्ट्रक्चर्स को उनको नेम देते हैं, असाइन करते हैं नाम उनकी स्ट्रक्चर्स की बेस के ऊपर। तो रिलेटिव एंड एब्सोल्यूट कॉन्फ़िगरेशन, मेरी आवाज़ आ रही है ना? तो आप लोगों ने लाइव ट्रांसक्रिप्शन क्लोज captioning has been enabled. Who can see this transcript recording on? क्या आ रहा है ये? चले, पता नहीं ये क्या आ गया, क्रॉस में नहीं हो गया। तो हम लोग डिस्कस करने वाले हैं रिलेटिव एंड एब्सोल्यूट कॉन्फ़िगरेशन। तो मैं आपको ये बात बता दूं कि रिलेटिव और एब्सोल्यूट में क्या डिफरेंस होता है। रिलेटिव का मतलब ये होता है कि हम किसी स्टैंडर्ड के साथ उसको रिलेट करके हम उसको नाम देते हैं। इसको हम लोग नाम देते हैं रिलेटिव कॉन्फ़िगरेशन। तो सबसे पहले हम रिलेटिव कॉन्फ़िगरेशन को ही डिस्कस करने वाले हैं। स्टीरियो केमिस्ट्री के हवाले से हम एक डीएल कॉन्फ़िगरेशन पढ़ते थे। तो डीएल क्या है कॉन्फ़िगरेशन, और इससे हम कैसे नाम देते थे और कौन कौन से कंपाउंड्स इसके अंडर आते थे, वो हम यहाँ पे डिस्कस कर लेते हैं थोड़ा सा। डी कंपाउंड्स या डी प्रीफिक्सेस उनको नाम दिया गया जो कि राइट हैंडेड थे, और एल प्रीफिक्सेस उनको नाम दिया गया जो लेफ्ट हैंडेड ग्रुप ऑफ एनेंशियोमर्स, यानी कि एनेंशियोमर्स हैं लेकिन अगर वो राइट हैंडेड रेफरेंस कंपाउंड है तो उसको हमने क्या नाम दिया है, डी। यानी कि पहले वो डी बन गया है, अब उससे रिलेट करके दूसरी स्ट्रक्चर अगर बनाई जाती है, लेफ्ट हैंडेड ग्रुप बन जाते हैं, वो क्या है, एल है। तो एक रेफरेंस कंपाउंड है और इसके साथ एक रिलेट करके हम उससे लेफ्ट यानी कि ऑपोजिट बना लेते हैं, आप उसको कह सकते हैं। तो रेफरेंस और रिलेटेड ये दो वर्ड्स हैं डी एल कॉन्फ़िगरेशन के लिए। राइट हैंडेड रेफरेंस कंपाउंड, एल रिलेटेड लेफ्ट हैंडेड ग्रुप ऑफ इनेंशियोमर्स। तो ये हम पहले जो हमारा ये ओल्ड मेथड था, ओल्ड यानी कि हमारे पास ये एक मेजरमेंट थी कि हम यूज करते थे डीएल कॉन्फ़िगरेशन। इसको हम ज्यादातर अप्लाई करते थे कार्बोहाइड्रेट्स और अमीनो एसिड्स पर।
ठीक है, और ये आपने दो एक पॉइंट आपने इसके याद रखने हैं। हाँ जी, मोस्ट इस स्लाइड में देखिएगा, मैंने एक और चीज लिखी है यहाँ पर कि शुगर को हम डिवाइड करते थे दो क्लासेस में, एक को डी और एक को एल हम नाम देते थे, और वह कहता है ये बेस करती थी ज्यादातर हाइड्रोक्सल ग्रुप के ऊपर। अगर आपके पास एक कायरल कार्बन है, कायरल कार्बन किसे कहा जाता है, ये इंटरव्यू वगैरह में भी, ये अगर आप वाइवा वगैरह देते हैं तो वहां पर भी कायरल का वर्ड पूछ लिया जाता है। कायरल कार्बन उस कार्बन को कहा जाता है जिसके साथ फोर डिफरेंट फंक्शनल ग्रुप्स अटैच होते हैं, उनको कायरल कार्बन कहते हैं। इसमें यह कहा गया कि ये अब ये डिपेंड करता था हाइड्रोक्सल ग्रुप के ऊपर। ऑन द बॉटम कायरल कार्बन इज ऑन द राइट साइड, अगर राइट साइड पर है OH ग्रुप तो उसको डेक्स्ट्रो का नाम दिया गया, अगर वो लेफ्ट साइड पर है तो उसको लेवो का नाम दिया गया। फिश्चर फार्मूला, फिश्चर प्रोजेक्शन, ये भी एक स्ट्रक्चर ड्रा करने की भी मेथड्स हैं कि किस तरह से हम स्टीरियो केमिस्ट्री को डिफरेंट स्ट्रक्चर से हम ड्रॉ करते हैं, डिफरेंट उसके मेथड्स हैं। फिलहाल हम स्टीरियो केमिस्ट्री में उनको नहीं डिस्कस कर रहे कि किस तरह से ड्रॉ करते हैं। ठीक है, डेक्स्ट्रो फॉर राइट, लेफ्ट फॉर लेवो, तो आपको ये याद होना चाहिए एल से फॉर लेफ्ट ही बनता है लेवो। तो लेफ्ट ग्रुप, लेफ्ट में अगर OH ग्रुप है तो उसको हमने शुगर को हमने क्या नाम दिया, एल कॉन्फ़िगर, एल का नाम दे दिया। अगर वो राइट साइड पर है तो उसको हमने डी का नाम दिया। ठीक है, एल उसके साथ छोटा सा माइनस का साइन है और डी के साथ छोटा सा माइनस का साइन है। ठीक है, वो कहता है जी ये DL सिस्टम ही ये DL सिस्टम ही वो वजह थी, यानी कि DL सिस्टम ही वो बेस है जिसने आपकी एब्सोल्यूट कॉन्फ़िगरेशन का सबब बना, उसकी डिस्कवरी का, उसकी इन्वेंशन का सबब बना। RS इन्वेंशन बेस्ड ऑन DL कॉन्फ़िगरेशन। ठीक है, तो आपको मैं ये जो बातें बता रहा हूँ आपने इसको याद रखनी है। यहाँ पर इस स्लाइड में देखिएगा, पहले पॉइंट में यही बात बताई गई है कि DL ये एक वो रास्ता था जिसने एब्सोल्यूट कॉन्फ़िगरेशन ऑफ मॉलिक्यूल का, ठीक है, सबब बना। RS कॉन्फ़िगरेशन या CIP सिस्टम, ठीक है, ये उस ऑथर का, सॉरी उस साइंटिस्ट का नेम है जिसने इसको इन्वेंट किया था। DNL अब वो कहते हैं एक ओल्ड बट स्टिल कन्वीनियंट शॉर्ट हैंड मेथड है, इसको अभी भी इस्तेमाल किया जाता है बायोकेमिस्ट्री में इनएंशियोमर्स को, यानी कि वो मॉलिक्यूल्स जैसे कि डी ग्लूकोज और एल ग्लूकोज नॉन सुपर इम्पोजेबल मिरर इमेजेस हैं विदाउट हैविंग टू राइट आउट द लॉन्ग आईयूपैक नेम, कि हमको हमें एक लंबा आईयूपैक नेम नहीं देना पड़ता। हम डी ग्लूकोज और एल ग्लूकोज आज भी हम इसको नाम देते हैं, आज भी इसके फंक्शनिंग इनकी मौजूद है विद लॉट्स ऑफ RS डिस्क्रिप्शन। ठीक है, RS डिस्क्रिप्शन के साथ हम इनको ये नाम भी देते हैं, यानी कि हम लॉ सॉरी हम आईयूपैक नेम नहीं देते और R और S डिस्क्रिप्शन। आपको मैं अब आज ये भी बताऊंगा कैसे हम 2R 3R 4R या 3S 4S 2S हम नाम देते हैं। वो एक RS की भी एक लंबी सारी डिस्क्रिप्शन है। वो कहता है जी उसके बगैर भी आज भी डी ग्लूकोज और एल ग्लूकोज जैसे हम सिंपल शॉर्ट हैंड वर्ड्स हम यूज करते हैं अपनी आसानी के लिए, ये आज भी कन्वीनियंट है, आज भी यूज किया जाता है, लेकिन ओल्ड मेथड है। इसका मॉडिफाइड मेथड और एब्सोल्यूट कॉन्फ़िगरेशन मेथड वो RS का है। मोस्ट नेचुरल शुगर वो कहता है D है और मोस्ट नेचुरल अमाइनो एसिड क्या है वो L है। तो ये एक MCQs भी है आपका, आपने इसको याद रखना है। वो कहता है जी वो कौन सा मेथड है DL को मेजरमेंट करने का, वो कहता है आप उसके फीचर प्रोजेक्शन की स्ट्रक्चर देखोगे, अगर आपके पास OH और अमाइनो एसिड के लिए NH2 ऑन दी बॉटम पे मौजूद है, यानी कि उसकी राइट हैंड पे मौजूद है, द बॉटम मोस्ट कायरल सेंटर के अगर राइट साइड पे मौजूद है तो वो क्या है, D है, द मॉलिक्यूल वो D। अगर वो लेफ्ट साइड पर है तो उसको हम क्या नाम देते हैं, L का।
अगर अमाइनो एसिड हो तो हम NH2 को देखेंगे, अगर वो शुगर है तो हम OH को देखेंगे कि वो राइट साइड पर है तो D है, अगर लेफ्ट साइड पर है तो वो L है। किसके साथ? कायरल सेंटर के साथ। ठीक है, अगर कायरल सेंटर नहीं है तो आप उसको DL सिस्टम के साथ रिलेट नहीं कर सकते। ठीक है, मेरी बात समझ आ रही है ना यार? बड़ा इंटरेस्टिंग टॉपिक है, अगर आपको मजा नहीं आता तो फिर देख लें हम क्या कह सकते हैं। अच्छा जी, यहाँ पर ये स्ट्रक्चर देखिएगा। हाँ जी, अब ये DL कॉन्फ़िगरेशन की मैंने कुछ इनैंशियोमर्स आपके सामने रखे हैं। डी ग्लाइसरल्डिहाइड में आप याद रखिएगा कि मोस्टली ग्लाइसरल्डिहाइड का वर्ड जब भी बुक्स में आता है तो DL कॉन्फ़िगरेशन के साथ लाजमी हम चूज करते हैं। ठीक है, इसमें बताया, इसमें ऊपर इसने ना ये कैप्शन भी थोड़ा सा मैंने यहाँ मेंशन है, मोस्ट ऑक्सीडाइज्ड कार्बन एल्डिहाइड एट टॉप दीस आर द एल्डोसिस। इनको एल्डोज शुगर कहते थे, आपको मालूम है, बायो वगैरह में आपने पढ़ा होगा, या बायोकेमिस्ट्री में हम इसको चूज करते हैं। ये डू ग्लूकोज और एल ग्लूकोज है, ये एंजाइम्स हैं एक दूसरे के। ठीक है, और ये देखिएगा ये एल राइबोज है, ये डी फ्रक्टोज है। ठीक है, ये कीटोज शुगर है, ये एल्डोज शुगर है, राइबोज और ग्लाइसरल्डिहाइड। तो ये देखिएगा, आज भी अगर हम इसको नेम दें ना RS का, तो ये लंबा चौड़ा इसका नाम बनेगा, लंबा चौड़ा इसका IUPAC का नेम बनेगा। लेकिन हम DL कॉन्फ़िगरेशन से हम आज भी बड़ा ओल्ड और कन्वीनियंट, बड़ा आसान सा शॉर्ट हैंड हम वर्ड यूज करके हम अपनी प्रोडक्ट के बारे में बता सकते हैं, और वो भी उससे मतलब को और उसकी जो फंक्शनिंग है उनको वो समझ लेता है। हाँ जी, मज़ा आना चाहिए। ये बड़ा इंटरेस्टिंग टॉपिक है, इस तरह के टॉपिक तो हमें बड़े एंजॉय करते हुए हमें पढ़ने चाहिए। कृषि तभी हमें इंटरेस्टिंग लगती है जब हम उसको आसान बनाते हैं। अगर हम इसको मुश्किल बनाएंगे तो वो मुश्किल ही रहेगी फिर। अच्छा जी, DL सिस्टम वो कहता है जी, हम इसको फिशर रेजन ऑफ कन्वेंशन का नाम भी देते हैं। इसको हम ज़्यादातर वो कहते हैं जी यूज़ करते हैं। ये दोबारा मैंने कुछ चीज़ें मिक्सअप की हैं ताकि हमें ज़्यादा आसानी से और अच्छे से समझ आए। अल्फा अमाइनो एसिड और शुगर वगैरह के लिए हम यूज़ करते हैं। रिलेटिव कॉन्फ़िगरेशन ऑफ मॉलिक्यूल्स की होती है, एनंशियमर्स की, जैसे ग्लाइसरल्डिहाइड वगैरह का नाम दिया है। वो कहता है इसको हम आज भी यूज़ करते हैं। और रोजन ऑफ 1906 में वो कहता है जी इसमें इसको एनंशियमर ग्लाइसरल्डिहाइड को उसने एज अ रेफरेंस के तौर पर उसने यूज़ किया था। ठीक है, शुगर डिराइवेबल बाय द चेन लेंथनिंग फ्रॉम, के एक लंबे सारे मेथड से निकालकर उसने एक शॉर्ट सा उसका नाम दिया था। उसने उसको प्लस ग्लाइसरल्डिहाइड या डी ग्लाइसरल्डिहाइड का नाम दिया था, और डी सीरीज के में इसको बिलोंग करता है। इन अदर वर्ड वी यूज द डी टू डिजाइन इट द शुगर दैट डिग्रेडेड। तो कहता है जी बाद का हम इसको डिग्रेडेड का नाम देते हैं। तो प्लस एंड नेगेटिव ग्लाइसरल्डिहाइड के साथ भी इसको हम क्या कहते हैं, मेंशन करते हैं, उसको शो करते हैं। ठीक है, अच्छा जो ब्रैकेट में मौजूद है ना प्लस और नेगेटिव साइन, ये याद रखिएगा, ये ऑप्टिकली एक्टिविटी को शो करता है। ऑप्टिकली एक्टिव कि वो क्लॉकवाइज रोटेशन है उसकी या उसकी एंटी क्लॉकवाइज है। अगर पॉजिटिव है तो क्लॉकवाइज है, अगर नेगेटिव है तो एंटी क्लॉकवाइज है। जो उसके बाहर वाला नेगेटिव है वो डी है। ठीक है, जो ब्रैकेट में है वो ऑप्टिकली एक्टिव रोटेशन है, जो उसके बाहर है पॉजिटिव या नेगेटिव वो क्या है आपके पास डी और एल सिस्टम है। ठीक है, तो इन असाइनिंग द डी एंड एल कॉन्फ़िगरेशन ऑफ द शुगर वी कुड डायरेक्टली लुक अप फॉर द OH ग्रुप। वो जैसे मैंने आपको बता दिया कि OH ग्रुप अगर राइट साइड पर है तो D है, अगर वो लेफ्ट साइड पर है तो वो L कॉन्फ़िगरेशन है ग्लाइसरल्डिहाइड की। आ जाए जी, आगे हम देखते हैं इसकी कुछ मैंने एक आध और मैंने स्ट्रक्चर यहाँ पर रखी। डी टेलोज है और ये एल टेलोज है। ठीक है, ये उसकी ऑप्टिकली एक्टिव उसकी डिग्री लिखी गई है +21 और ये -21, एक दूसरे के क्या देख लें उल्ट है। आ जाए, आगे हम चलते हैं एब्सोल्यूट कॉन्फ़िगरेशन की तरफ। ये हमारा है मेन और इम्पोर्टेंट और
मॉडर्न मेथड्स है एब्सोल्यूट कॉन्फ़िगरेशन का। ये वही कैन इन गोल्ड लॉग सिस्टम है, यानी कि इस CIP के नाम से भी साइंटिस्ट का नेम भी है। तो इसके क्या है जी, एब्सोल्यूट कॉन्फ़िगरेशन को कहा जाता है, CIP सिस्टम कहा जाता है। और इन्होंने कुछ रूल्स डेवलप किए थे, रूल्स प्रोवाइड किए थे स्टीरियो सेंटर के हिसाब से। ठीक है, स्टीरियो केमिकल कॉन्फ़िगरेशन इसको कहा जाता है ऑफ स्टीरियो सेंटर। ठीक है, इसको कायरल कार्बन वगैरह भी कहा जाता है। इसमें हम R और S यूज करते हैं। R यूज करते हैं हम फॉर रेक्टस के लिए, जिसका मीनिंग था राइट हैंडेड, जैसे कि D है, D और R, यानी कि ये एक दूसरे के साथ से क्या थे, मिक्स अप है नाम के हिसाब से, यानी कि इनका तकरीबन फंक्शन सेम सेम आएगा। एस फॉर सिनिट्सर के हवाले से है, लेफ्ट हैंडेड है। ठीक है, ये L के साथ आएगा। LS और DR RD आप इस तरह से याद रख सकते हैं। तो हम इसके लिए कुछ रूल्स प्रोवाइड करते हैं। ठीक है, इसको नाम देने के लिए, प्रीफिक्सेस के लिए, एक के लिए मैंने एक सीक्वेंस रूल बताया है, एक है व्यूइंग रूल। यानी कि हम RS को स्टडी करने के लिए, एब्सोल्यूट कॉन्फ़िगरेशन के लिए हम दो रूल्स को फॉलो करते हैं। एक सीक्वेंस रूल है और एक व्यूइंग रूल है। यानी कि एक हमने कोई मॉलिक्यूल्स फंक्शनल ग्रुप्स का हमने क्या बनाया है, एक सीक्वेंस बनाया है। एक व्यू रूल है कि हमें नजर कैसे आता है, प्लेन है, आउट ऑफ प्लेन है, प्रायोरिटी और लो प्रायोरिटी, हाई प्रायोरिटी, हम इसको प्रोवाइड करते हैं। ठीक है, तो एक मिनट मैं इसका जरा साइज थोड़ा सा बड़ा कर लूँ ताकि आपको नजर आए। ठीक है, तो आपको ये नजर आ रहा होगा। सीक्वेंस रूल फॉर द कॉन्फ़िगरेशन ऑफ कायरल सेंटर के लिए क्या है, इसमें मैंने ये यहाँ पर पॉइंट्स लिखे गए हैं, कायरल सेंटर के हिसाब से है। यहाँ पर 3 पॉइंट्स हैं, उनको देखिएगा जरा। वो कहता है हायर द एटॉमिक नंबर ऑफ इमीडिएट सब्स्टिट्यूएंट एटम द हायर द प्रायोरिटी, यानी कि जिसका एटॉमिक नंबर हाई होगा, ज्यादा होगा, उसको हम क्या करेंगे, हम हाईएस्ट प्रायोरिटी देंगे। ठीक है, फॉर एग्जांपल वो कहता है क्लोरीन है, फिर ऑक्सीजन है, फिर नाइट्रोजन है, फिर C है, फिर H है। यानी कि हायर प्रायोरिटी हम किसको दे रहे हैं, क्लोरीन को है, क्योंकि इसका एटॉमिक नंबर ज्यादा होता है। फिर ऑक्सीजन है, फिर नाइट्रोजन है, फिर कार्बन है, फिर हाइड्रोजन है। एटॉमिक नंबर याद रखना है। डिफरेंट आइसोटोप्स ऑफ द एलिमेंट्स आर द असाइंड टू प्रायोरिटी अकॉर्डिंग टू देयर एटॉमिक मास। अगर अगर उनके आइसोटोप्स आ जाते हैं, फिर हम उनके एटॉमिक मास के हिसाब से उन एलिमेंट्स को देखेंगे। ठीक है, उन एलिमेंट्स के जिनके आइसोटोप्स अगर आ जाते हैं, यानी कि दो आइसोटोप्स हैं, फिर एटॉमिक मास के हिसाब से हम उनको प्रायोरिटी देंगे। वो कहता है जी, अगर दो सब्स्टिट्यूएंट है, जो टू सब्स्टिट्यूएंट है द सेम इमीडिएट सब्स्टिट्यूएंट एटम, अगर दो सब्स्टिट्यूएंट पाए जाते हैं, एवोल्यूएट एटम हम निकालेंगे फर्दर अवे फ्रॉम द कायरल सेंटर के हिसाब से अनटिल अ डिफरेंस इज फाउंड। ठीक है, जैसे कि हमारे पास ये देखिएगा एक एग्जांपल, यहाँ पर CH3 है, यहाँ पर इथाइल ग्रुप है, यहाँ पर ClH2 है, यहाँ पर BR2 है। यहाँ दो दो ग्रुप पाए जाते हैं, दो दो सब्स्टिट्यूएंट है। अब हम क्या करेंगे, हम उस एटम को साथ एवोल्यूएट करेंगे जिसका एटॉमिक नंबर ज्यादा है। ठीक है, ठीक है, जिसके साथ कायरल सेंटर भी से दूर होगा जो कोई, जैसे ये CH3O है, ये BrCH2 है, ब्रोमीन है, फिर क्लोरीन है, फिर इथाइल है, फिर ये है। अब इसमें अगर आप इसको CH3O को निकाल के देखें, तो यहाँ पर ब्रोमीन का एटॉमिक नंबर ज्यादा है, यहाँ पर Cl का एटॉमिक, दोनों एक दूसरे के साथ क्या है, सेम है। CH2 यहाँ भी है, CH2 यहाँ पर, लेकिन यहाँ पर क्या है, CH3 है। तो हम ये एक आपकी अलहदा से एवोल्यूशन है, इसको हमने अलहदा से निकालना है कि ये पहले आ जाएगा ऑक्सीजन के हिसाब से और बॉन्डिंग के हिसाब से है और कायरल सेंटर के हिसाब से। और ये हमारे पास CH2 दोनों में सेम है। और यहाँ पर ये Cl और ब्रोमीन का है, तो ब्रोमीन का एटॉमिक नंबर ज्यादा है, इसे ब्रोमीन पहले आएगा, फिर Cl आएगा, फिर इथाइल ग्रुप है, फिर मिथाइल है। तो इस हिसाब से अगर हमारे पास दो सब्सटेंस एटम्स वगैरह पाए जा रहे हो, तो हम क्या करेंगे, कायरल सेंटर के हिसाब से हम उनका डिफरेंस वगैरह निकाल कर हम उसको प्रायोरिटी देते हैं। बहरहाल हम एग्जांपल से इसको हम ज्यादा और तरीके से समझ लेंगे। अगर आपके पास डबल और ट्रिपल बॉन्डिंग पाए जाते हैं, तो आपने क्या करना है, पहले ट्रिपल बॉन्ड को आपने प्रायोरिटी देनी है, फिर डबल को देनी है, फिर सिंगल को देनी है। ठीक है, तो आपने ये 3 रूल्स इसके हैं जो आपने याद रखने हैं।
फर्स्ट आपने याद रखना है कि आपने एटॉमिक नंबर रखना है। सेकंड आपने याद रखना है कि अगर उनके दो सब्स्टिट्यूएंट एटम्स पाए जाते हैं तो आपने उनके सिमिलैरिटीज और डिफरेंस के हिसाब से, कायरल सेंटर के हिसाब से आपने उनको क्या करना है, प्रायोरिटीज देनी है। हाँ जी, ये एक उसकी एक्सेप्शन है कि वो मिथॉक्सी ग्रुप बन रहा है, ठीक है। चले मैं देखता हूँ, कोई एग्जांपल वगैरह देखता हूँ मैं, कोई अगर इसके साथ कोई एग्जांपल है ना वहां से फिर आपको मैं समझाता हूँ। ये पॉइंट आप नोट कर लीजिएगा, मैं बताता हूँ, मैं एग्जांपल के साथ दूंगा आपको। नेक्स्ट है जी व्यूइंग रूल है, ठीक है। वो सीक्वेंस के हिसाब से कुछ रूल्स बताए हैं, ये आपको जो नजर आ रहा है आपने उसके हिसाब से बनाने होते हैं। फर्स्ट है जी, आपने 4 सब्स्टिट्यूएंट अटैच होते हैं एक कायरल सेंटर के साथ। हमने प्रायोरिटी देनी है, हाईएस्ट प्रायोरिटी को हमने नंबर 1 कहना है और लोएस्ट प्रायोरिटी को हमने नंबर 4 पे रखना है। प्रायोरिटीज की जो बेस होगी वो एटॉमिक नंबर की बेस पे होगी। और हमने क्या करना है, ट्रेस सर्कल फ्रॉम 1 टू 2 और 3। हमने यानी कि सर्कल लगा देने हैं 1 2 3, उनके ऊपर सर्कल बनाकर हमने लिख देना 1 2 3। फिर हमने ओरिएंटेशन फाइंड आउट करनी है कि वो आया कि क्लॉकवाइज मूव कर रही है या एंटी क्लॉकवाइज, यानी कि हमने चेक करना है कि 4 प्रायोरिटी जो ग्रुप है अगर वो प्लेन के इनटू द प्लेन जा रहा है, इफ इट इज ओरिएंटेड इनटू द प्लेन ऑफ द पेज अवे फ्रॉम यू, यानी कि हमारे से दूर है लेकिन पेज की तरफ है, तो वो क्या आ जाएगा, गो टू द स्टेप 4A आएगा, ठीक है। और इफ इट इज ओरिएंटेड आउट ऑफ द प्लेन ऑफ द पेज तो वो हमारी तरफ आएगा और वो स्टेप 4B बनेगा। अब ये मैंने उसके लिए 2 रूल दिए हैं कि अगर वो पेज की तरफ जा रहा है इनटू द प्लेन ऑफ द पेज तो वो मूवमेंट होगी क्लॉकवाइज, या मैं इसको बना रहा हूँ, सॉरी बोल्ड कर देता हूँ कि ये क्लॉकवाइज होगी। अदरवाइज वो क्या होगी, ये मैं यहाँ पे कर रहा हूँ काउंटर क्लॉकवाइज, ठीक है। यानी कि अगर आपके पास 4 ग्रुप अवे फ्रॉम यू, हमारे से दूर जा रहा है और इनटू द प्लेन आ रहा है, उसको हम कहेंगे क्लॉकवाइज मूवमेंट। अगर वो हमारी तरफ को आ रहा है ग्रुप और प्लेन ऑफ द पेज से क्या जा रहा है, दूर जा रहा है, तो उसको हम कहेंगे एंटी क्लॉकवाइज। एंड अब क्लॉकवाइज मूवमेंट आपको पता है कि आपके जैसे क्लॉक में जो वो सुई है जो मूव करती है वो आपकी क्लॉकवाइज मूव करती है, अगर वो आप उसको उल्ट करते हैं तो वो उसका क्या हो जाता है, एंटी क्लॉकवाइज मूवमेंट, ठीक है। ये आपने इसके कुछ रूल्स याद रखने हैं प्रायोरिटीज के हिसाब से। ये व्यूइंग रूल है जो आपको नजर आते हैं, वो सीक्वेंस रूल थे, ये व्यूइंग रूल है। आपने इन दोनों को सामने रखते हुए रूल 2 मैंने दोबारा कौन सा कह रहे हो आप, ये वाला रूल कि वो पहले वाला सीक्वेंस का रूल कह रहे हो आप? आ जाए, अच्छा सीक्वेंस का, चले मैं वो एग्जांपल से ही आपको समझ आएगा। फिलहाल आप इधर देखें, आगे की तरफ हम चलते हैं। मैं कोई एग्जांपल देखता हूँ गूगल से, वो आपके सामने रख के ना फिर आपको दिखाता हूँ कि वो सीक्वेंस में वो जो रूल है वो किस तरह से फॉलो करते हैं। अच्छा यहाँ पे देखिएगा RS कॉन्फ़िगरेशन है। अब सपोज करें ये हमारे पास यहाँ पर ग्रुप है, इसको हमने 1 का नाम दिया है, ये 2 है और ये 3 है, ये 4 है। अब आपने जो मूवमेंट करनी होती है वो देखें, वो सीक्वेंस के हिसाब से आप चलेंगे, यानी कि 1 की तरफ जाएंगे, 2 फिर 3 फिर 4 की तरफ आएंगे।
तो ये आपके पास क्या है, एक क्लॉकवाइज मूवमेंट है, और ये आर कॉन्फ़िगरेशन में क्लॉकवाइज मूवमेंट होगी। और इसी तरह जब हम देखें ये 1 है, ये 2 इधर है और 3 इस तरफ है, यानी कि 2 की जगह पे 1 आ गया है, तो हम इस तरफ को मूव करेंगे 2, फिर 3, फिर ये 4 की तरफ आएगा। अब ये क्या है, एस कॉन्फ़िगरेशन। अब ये जो 4 है जो कि क्लॉकवाइज मूवमेंट कर रहा है, ये हमारे अवे फ्रॉम अस है, यानी कि हमारे से दूर है और प्लेन ऑफ द पेज में है, यानी कि पेज की प्लेन में है। और जबकि ये वाला 4 जो है, जो कि एंटी क्लॉकवाइज में, ये टूवर्ड अस है, हमारी तरफ है, और अवे फ्रॉम द प्लेन ऑफ द पेज है। ठीक है, तो आपने इसको आर कॉन्फ़िगरेशन और एस कॉन्फ़िगरेशन में हमने पॉइंट्स क्या क्या देखते हैं और क्या डिस्कस करने होते हैं, वो मैं आपको बता रहा हूँ कि हमने सीक्वेंस के हिसाब से हमने मूव करना है, हमने मूवमेंट शो करनी है, क्लॉकवाइज है, एंटी क्लॉकवाइज है, और फोर्थ ग्रुप जो आपके पास एंटी क्लॉकवाइज है वो अवे फ्रॉम है या अवे फ्रॉम अस है या टूवर्ड टू अस है, वो हमने बताना होता है। यहाँ देखिएगा मैंने कुछ और एग्जांपल रखी है आपके सामने आर एस कॉन्फ़िगरेशन को समझाने के लिए। यहाँ देखिएगा ये आर है, यहाँ पर ये इसी तरह मूव कर रहा है 1 2 3, और ये 4 ग्रुप है, या तो ये अवे फ्रॉम अस है या टूवर्ड टू अस है। ठीक है, ये क्लॉकवाइज है, क्लॉकवाइज में अवे फ्रॉम अस है, और एंटी क्लॉकवाइज में टूवर्ड टू अस है, यानी कि हमारी तरफ है। तो ये क्लॉकवाइज, ये काउंटर क्लॉकवाइज, एंटी क्लॉकवाइज जिसको हम कहते हैं। यहाँ पर ये मैंने एक ब्रोमीन, क्लोरीन और फ्लोरीन और एच के हिसाब से एग्जांपल दिया है, इसको हम सॉल्व करके देख लेते हैं। ठीक है, इसमें आप देखिएगा अब ब्रोमीन का क्या है, एटॉमिक नंबर ज्यादा है, तो हमने इसको नंबर 1 दे देंगे। फिर उसके बाद क्लोरीन का एटॉमिक नंबर होता है, इसको 2 दे देंगे। फिर फ्लोरीन का 3 है, इसको हमने 3, और एच आपको मालूम ही है सबसे कम है, ये 4 है। नजर आ रहा है ना आप लोगों को, स्ट्रक्चर नजर आ रही है? फर्स्ट वाली क्या, तबिंदा क्या कह रही हो आप? अजान होने वाली है और हमारा टाइम भी आप होने वाला है, जल्दी जल्दी कर लें। हाँ जी, ये पॉइंट नहीं आपका पता लगा आप क्या कह रहे हैं, फर्स्ट वाली भी सही नहीं नहीं है। हाँ तबिंदा बताओ, फिर आगे करते हैं, तो मैं फिर समझा रहा था ये। अब ये देखिएगा कि ब्रोमीन को 1 दे दिया और 2 क्लोरीन को, 3 फ्लोरीन को और एच को, तो हम क्या करेंगे, मूवमेंट 1 2 और 3 की तरफ हमने जाना है, तो ये क्लॉकवाइज मूवमेंट बनेगी। जो फर्स्ट स्ट्रक्चर है उसमें आर कॉन्फ़िगरेशन कैसे है। हाँ, चलो ये देखें, यहाँ 1 है, ये 2 है, ये 3 है। ठीक है, जब हम इसको मूव करेंगे ना 1 2 3 और 4 की तरफ जाएंगे, 1 2 3, अब हमने मूवमेंट करनी है 2 3 की तरफ ऐसे, तो ये क्लॉकवाइज मूवमेंट है, और क्लॉकवाइज भी आपको बताएगा कि ये आर कॉन्फ़िगरेशन है। ठीक है, क्लॉकवाइज बताएगा कि ये आर कॉन्फ़िगरेशन है। और एस में देखिएगा ये 1 है, ये 2 है, ये 3 है और ये 4 है, तो हमने सीक्वेंस की तरफ मूव करना है, तो 1 2 3 की तरफ जब मूव करेंगे तो ये एंटी क्लॉकवाइज आप देखिएगा एस कॉन्फ़िगरेशन में मूवमेंट हो रही है, तो काउंटर क्लॉकवाइज आपको बताएगा कि ये एस कॉन्फ़िगरेशन है। ठीक है, नीचे ये आर और एस इनेंशियमर देखिएगा, यहाँ ब्रोमीन को हम 1 देंगे, क्लोरीन को 2 और फ्लोरीन को 3, तो जब हम इसकी मूवमेंट करेंगे 1 2 और 3 की तरफ जब जाएंगे, तो ये क्या है, क्लॉकवाइज। तो ये सॉरी ये एंटी क्लॉकवाइज है, सॉरी सॉरी मैंने गलत कह दिया, ये एंटी क्लॉकवाइज है। ठीक है, तो ये एस इनेंशियमर है। और जब हम यहाँ पर देखेंगे, यहाँ ब्रोमीन को 1 यहाँ पर है, 2 यहाँ पर है, 3 यहाँ पर है, तो जब ब्रोमीन 1
और क्लोरीन की तरफ जाएंगे और फ्लोरीन की तरफ जाएंगे, तो ये क्या हो जाएगा, क्लॉकवाइज मूवमेंट होगी, और ये आर इनेंशियमर है। ठीक है, अब आ जाए, ये एक स्ट्रक्चर है, यहाँ पर मैंने 3 और 3 का नाम दिया था। इकरा पिछले लेक्चर में पूछ रही थी कि यहाँ पर आर और एस कैसे है, तो यानी कि हम कैसे लिखते हैं 2R और, ठीक है, 2S या 3R कैसे लिखते हैं। तो यहाँ पर देखिएगा 1 2, यहाँ पर ये 3 कायरल सेंटर, 2 कायरल सेंटर हैं, तो यहाँ पर ये 2 कार्बन है, ये 3rd कार्बन है, 1 2 3 4 कार्बन है। तो 2 और 3 इन पे जो कन्फिग्रेशन आती है, अगर हम एक चीज को कांस्टेंट रखें, हम दूसरी चीज को देखें, तो ये एस कन्फिग्रेशन और ये आर कन्फिग्रेशन बनती है। वो कैसे बनती है कि अगर आप इसको देखें, यहाँ पर एक CH2 ये है और ये एक OH है, तो यहाँ पर ये 1 और ये 2 और ये हमारे पास इस तरह से 3 बनेगा, तो ये एंटी क्लॉकवाइज मूवमेंट बनेगी इसकी, तो ये एस कन्फिग्रेशन आएगा। और यहाँ पर देखिएगा अगर ये 1 हो, अगर CH2OH, तो आपके पास 2OH होगा, और इसी तरह ये 3 और ये 4 होगा, तो ये क्या मूवमेंट होगी इसकी, क्लॉकवाइज मूवमेंट होगी। ठीक है, ये 1 ये 2 और ये 3 और ये 4, तो ये आपकी क्लॉकवाइज, ये जो ये वाला ग्रुप है ये 1 हो जाएगा, ये OH 2 है और ये 3 है, तो जब ये मूवमेंट होगी तो ये क्लॉकवाइज मूवमेंट होगी, यहाँ पर ये R कन्फिग्रेशन, यानी कि ये 2S और 3R जब हम बताते हैं तो हम असल में उनकी नेमिंग और उनकी कन्फिग्रेशन के हिसाब से बताते हैं। ठीक है, इसी तरह यहाँ पर भी RS R R, यहाँ पर भी यही है कि हम यहाँ पर ये R कन्फिग्रेशन शो कर रहा है, यहाँ पर